अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जमात के बल्ले को छीने हुए, उससे जो छीना-झपटी हुई है, उसे अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक़्त जो है, हो चुका है। ज़हन में रखिए कि मुझे तो कम से कम इसमें कोई शक नहीं है कि ये बल्ला जो है, ये तहरीक-ए-इंसाफ से जो सो कॉल्ड काज़ी अदालत है, उसने पाकिस्तान के जनरल साहिबान और नवाज़ शरीफ साहब की जो मंसूबे हैं, उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए ये छीन लिया बल्ला। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में इस हवाले से बहुत सी बहस हुई है। मैंने अपना पिछला जो वीलॉग किया वो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, आप देखें कि मेरा खासी एक्यूरेट उसमें प्रेडिक्शन थी सब चीज़ों की। छोटी-सी उसमें एक 5-10% पॉसिबिलिटी थी कि काज़ी साहब की अदालत को कुछ शर्म आ जाए कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का, उसकी रवायात का अपने हाथों से इस किस्म का खुल्लम-खुल्ला नंगे तरीके से कत्लेआम नहीं करेंगे कि जैसे उन्होंने कर दिया। तो लोगों को उम्मीद थी, जिस वजह से आपने देखा कि इवन डॉन जैसे अखबार ने इस हवाले से बहुत ही इमोशनल गम-ओ-गुस्से का उन्होंने इज़हारिया लिखा है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ। बहरहाल इसके बाद जो रद्द-ए-अमल हुआ, उसमें एक मैंने ट्विटर स्पेस अटेंड की, जिसे डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, उन्होंने इस ट्विटर स्पेस को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था अलॉन्ग विद वक़ार साहब के, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के यहाँ पे लोकल प्रेज़िडेंट हैं। इस ट्विटर स्पेस में मैंने चेक किया कि किसी भी एक वक़्त में 3000 से ज़्यादा लोग, 3000 या 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं, बहुत ही एनिमेटेड यहाँ पे डिस्कशन थी, बहुत से लोगों को मुझे सुनने का मौका मिला और उनका जो रिएक्शन था, रद्द-ए-अमल था, सेंस ऑफ शॉक था, सेंस ऑफ ग्रीफ था और ये सवाल कि आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, 8 फरवरी को क्या होगा, हमने क्या करना है? उस हवाले से मुझे उनकी फीलिंग्स, उनके जज़्बात, उन सब चीज़ों को समझने का मौका मिला वहाँ पे। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के तमाम अखबारात को पढ़ा। पाकिस्तान की मैंने इदारिये पढ़े, मैंने पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के बुलेटिन्स देखे, फिर मैंने ब्लॉगोस्फियर में जितने भी चीदा-चीदा लोग हैं, जिसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ मुनाफ़िक भी हैं, बड़े खौफ़नाक किस्म के। उन सब के जो वीलॉग्स हैं, जो ब्लॉग्स हैं, वीडियो ब्लॉग्स हैं, वो मैंने देखे। और इस हवाले से प्रिंसिपल क्वेश्चन इस मौके पे जो मैं समझता हूँ आप सबके ज़हनों में होना चाहिए, जिसका जो बुनियादी उन्वान और टॉपिक है मेरे इस वीडियो का, वो ये है कि आगे क्या होगा? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहेगी? तहरीक-ए-इंसाफ क्या कर सकती है बिटवीन नाउ एंड 8 फरवरी, 1 महीने से कम का वक़्त है। पाकिस्तान के लोगों को क्या करना है, बिकॉज़ ये कुछ सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के जितनी भी पाकिस्तान की ज़ी-शऊर लोग हैं, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसमें ज़राए अबलाग के लोग हैं, अखबारों के एडिटर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इलेक्शन मॉनिटर्स हैं, पाकिस्तान की वुकला बरादरी है, बार एसोसिएशंस हैं और दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं, नॉर्थ अमेरिका में हों, बरतानिया, कनाडा, यूरोप में हर जगह, मशरिक़ वस्ता के अंदर, अफ्रीका के अंदर, लातीनी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में, उन सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आगे क्या होगा? बल्ला तो चला गया, लेकिन क्या ये मसला सिर्फ़ बल्ले का है या इमरान खान का है, या तहरीक-ए-इंसाफ का है, या पाकिस्तान को किसी एक ऐसी डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है जिसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है? तो मैंने इस हवाले से 4 या 5 पॉइंट, जिनको मैं अलग-अलग डिस्टिंक्ट तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आप इसके आखिर तक देखें, क्योंकि फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकेगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसे फॉलो करें और अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसको सर्च कर लिया करें, अगर आपको होम पेजेस पे, अपने यूट्यूब के होम पे ये नहीं मिलता। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या होगा नेक्स्ट? और ये जो घड़ी 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 तीसरी पिटीशन, तीसरी इसे कहते हैं रेजोल्यूशन, जो है वो सेनेट में आ गई है कि जी मौसम भी बड़ा खराब है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सिक्योरिटी का मसला है। इसकी अहमियत क्या है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, क्या ब्रेन वेव है? लेकिन इससे पहले कि हम इस चीज़ के अंदर हेडलॉन्ग प्लंज करें, ये बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा-सा हम एक बैकग्राउंड को समझ लें, बिकॉज़ जानबूझ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मचाई जा रही है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं, बहुत से लोग समझते हैं। जो कुछ मैं कहने लगा हूँ, आप इस बैकग्राउंड से, इसकी हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा-सा खोल के एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आर्गुमेंट ये डेवलप किया जा रहा है, कुछ मुनाफ़िक ये आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की अगर फलाँ किस्म की तहरीक-ए-इंसाफ और गलतियाँ ना करती पीटीआई, उसके वुकला की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी होती, तो शायद इसका कोई नतीजा और आउटकम जो है वो मुख्तलिफ निकल सकता था। ठीक है? और इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के ऑफ़ कोर्स ज़राए-इब्लाग में, मीडिया में, जिस तरह से कहीं पर भी होता है, बहुत से खौफ़नाक किस्म के मुनाफ़िक जो हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि इनमें से अक्सर मुनाफ़िक जो हैं, वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज़ हो चुके हैं और लोग उनकी शक्लों से, उनके किरदार से, उनकी हरकतों से, उनके माज़ी से वाकिफ़ हैं। एक इसमें बड़ा स्मार्ट किस्म का मुनाफ़िक है, जिसने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है बहुत बड़ी तादाद में लोगों को। और ये मुनाफ़िक जो है, ये चूँकि ये नया आया है इस फ़ील्ड के अंदर, ये इतना पुराना नहीं है, ये नया आया है इस फ़ील्ड में, तो लोग अभी तक इसके घटिया किरदार से ठीक तरह से वाकिफ़ नहीं हैं
और उनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से जो रजीम है, जो रजीम जुल्म को और रिप्रेजेंट करता है, जो जालिम है, ये उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल अपने आप को एक न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ये जो मुनाफिक है, ये जो मुनाफिक आज़म है पाकिस्तानी मीडिया का, इसने इसे कहते हैं बाकायदा एक लिस्ट इशू की है 15 किस्म की, 16 किस्म की चीज़ों की, कि तहरीक इंसाफ ने ये भी गलती की, ये भी गलती की, वकील ये ना करते। नियाजुल्ला नियाजी का वहाँ पे जो शटअप कॉल, एक ही तो काम ढंग का किया नियाजुल्ला नियाजी ने कि उसने कम अज़ कम काजी फायज ईसा को एक शटअप कॉल देने की कोशिश की अदालत के अंदर, उस महंगे कमरे के अंदर। लेकिन इसने ये सारी चीज़ें ऐड करके कहा है कि ये भी ना करते, ये भी ना करते, ये भी ना करते, तो शायद ये ना होता। इन अदर वर्ड्स ये कि बेसिक ज़हन में क्या डालने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कोई एक फेयर किस्म का अदालती प्रोसेस हो रहा था, जिसमें ये जो अदालत थी, इसके पास कोई और भी ऑप्शन थी। यानी ये अदालत जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट की एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, बल्कि ये कोई जजमेंट कर रही थी। यहाँ पे कोई फेयर ट्रायल हो रहा था, यहाँ कोई बेसिकली चीज़ों को एनालाइज़ किया जा रहा था। ये तासुर देने की इसने कोशिश की, इस मुनाफे के आज़म ने। पर इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये इट इज़ इम्पोर्टेंट टू से, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपने उसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आपने देखी, ये भी ज़हन में रखें कि ब्रॉडकास्ट कुछ केसेस ही की जाती है। ये सेलेक्टिव बेसिस पे काजी साहब जो हैं वो केसेस की लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसमें उनकी दो किस्म के मकासद होते हैं। जैसे इसमें उनका मकासद ये था कि उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, वो दिखाना चाहते थे कि तहरीक इंसाफ का इंटरनल पार्टी इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ, ये मनसूबाबंदी थी उनकी। उसके हवाले से फरिश्तों ने उनको बहुत सी रिसर्च करके भी दी हुई थी कि ये भी ठीक नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन इन जनरली काजी साहब जो हैं वो ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, और ये बड़े सेलेक्टिव बेसिस पे होता है। वरना अगर आप सारी अदालतों को कह दें, फिर सारे ही सुप्रीम कोर्ट के केसेस को आप लाइव ब्रॉडकास्ट करें, हाई कोर्ट्स में हुए, जो पेशावर हाई कोर्ट में सारी 2 दिन की प्रोसीडिंग हुई है 9 एंड 10 जनवरी को, उसको भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर दें ताकि लोग देख सकें कि वहाँ इलेक्शन कमीशन के आर्गूमेंट क्या थे, वहाँ पर बड़ी प्रोफेशनल डिस्कशन हुई है, उसका 26 पेज का एक फैसला भी आ गया है। लेकिन अगर उसकी भी लाइव ब्रॉडकास्ट होती, और सुप्रीम कोर्ट है कि कह सकती है हाई कोर्ट्स को कि सारी ही हाई कोर्ट्स, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मियाँ अपना जनाब इज्जत माब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब की जो कोर्ट की अदालत है, उसकी भी करवाएं ज़रा लाइव ब्रॉडकास्ट के वहाँ पे क्या होता है। और फिर वो इमरान खान का जो केस चल रहा है तोशा खाने का, उसकी भी करवा देते, साइफर की केस की भी करवा देते, तो सारा का सारा जो है कच्चा छटा हो जाता। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के वकला की परफॉर्मेंस बड़ी लैकलस्टर थी। वो कंफ्यूज थे, बदहवासी के शिकार थे, उनके हाथ पांव फूले हुए थे, उनके पास अक्सर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन उनको एक तरीके से फ्रेम ही ऐसे किया गया हुआ था कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। और अगर उनके पास बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी होती, यहाँ पर सलमान अकरम राजा भी मौजूद होते, वो बड़े काम कंपोज होते, उनके पास सारे कागज़ भी होते, वो अकबर एस बाबर का कागज़ भी ले आते, तो मेरा इस्तदलाल ये है कि ये नतीजा ऐसा ही निकलना था, बिकॉज इस सो कॉल्ड अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। जैसा मैंने अपने दर्जन प्लस वीलॉग्स में, किसी ने बल्ले के हवाले से इतने ज़्यादा वीलॉग्स नहीं किए जितने मैंने वीलॉग किए हैं गुज़िश्ता 15-20 दिनों में, जिसमें मैंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि मसला बल्ले के निशान का नहीं है, इसकी बड़ी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की इम्प्लीकेशंस हैं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी इकाई और सियासी पार्टी की हैसियत से उसको बैन किया जा रहा है। लोग इसको मसलसल बल्ला 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 करके डिस्क्राइब करते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अगर आज लोगों को ये पता चल गया है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया है, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया है, जो इस तरह से कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं एन इलेक्शन से पहले, तो उसमें इस नाचीज की भी थोड़ी सी कोई 1-2% उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है। इवन हामिद मीर साहब ने, जो पाकिस्तान के बहुत ही रिस्पेक्टेड सेलिब्रेटेड आइकन है पाकिस्तानी मीडिया के, और जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और करनी भी चाहिए, जो उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से एक हिस्टोरिकल प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है, जो बलूचिस्तान के हवाले से पोजीशन ली है, और जिस तरह से हामिद ने सफ़र किया है फॉर टेकिंग हिज पोजीशन ऑन डिफरेंट इशूज़, उसमें वो अनपैरेलल्ड है। हामिद हामिद की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हामिद मीर ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की, मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, कि फरवरी 2018 के अंदर भी साकिब निसार की अदालत ने सेनेट के इलेक्शन से पहले एक फैसला किया था, जिसमें पीएमएलएन का जो निशान था सेनेट के इलेक्शन में, उसको छीन लिया गया था, और उन्होंने कहा कि अब तहरीक इंसाफ का 3 मेंबर बेंच ने छीन लिया। या उन्होंने एक मॉरल इक्विलेंस पैदा करने की कोशिश की। मैंने इसके ऊपर एक काउंटर ट्वीट किया था, जैसे कोट ट्वीट कहते हैं, और उस कोट ट्वीट में मैंने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया कि हामिद से एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे बड़ा हैरानगी हुई, बिकॉज हामिद की एक पोजीशन होती है, हामिद मीर साहब की बड़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन उनकी होती है, ही इज़ एन आइकन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, और उन्होंने दो ऐसी चीज़ों के दरमियान में तकाबली जायजा पेश कर दिया, एक कंपैरिजन पेश कर दिया जो बनता नहीं है। बल्ले का निशान छीनने की जो ह्यूज लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस हैं, कि तहरीक इंसाफ के जो करोड़ों लोग हैं
उनको आपने क्राइसिस में डाल दिया। यानी आप नेशनल असेंबली का निशान अलग होगा, जो नेशनल असेंबली का कैंडिडेट होगा वो एक अलग आदमी होगा, प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट उसके साथ खड़ा होगा वो एक अलग होंगे, दो लोग, और तीनों के निशान जो हैं वो अलग अलग होंगे। पहले सिंपली एक तो आप देखें कि यानी अब नेशनल असेंबली के लिए अलग निशान होगा, प्रोविंशियल असेंबली की 2 सीटों के लिए अलग निशान होगा, और जो वोटर है एक पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर, दुनिया में कहीं पर भी हो तो कन्फ्यूजन होती है, उसके लिए ठीक ठाक कन्फ्यूजन आपने पैदा कर दी। लेकिन ये छोटा मसला है। ज़्यादा मसला ये है कि आपने रिजर्व सीट्स जो है उनका स्टेटस बिल्कुल, औरतों की और रिजर्व सीट्स का स्टेटस जो है वो भी क्लियर नहीं है। तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से इलेक्शन में है ही नहीं। तो इसका एक सेनेट के इलेक्शन में जहां चंद लोगों की चंद सीटों पे इलेक्शन होते हैं, उसको सेनेट पूरी का तो इलेक्शन 100 सीटों का एक वक्त में होता भी नहीं है, तो सेनेट के होते हैं, और उसमें जो लोगों ने वोट डालना होता है वो नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली के लेजिस्लेटर होते हैं, इलेक्टेड लोग होते हैं, छोटा सा एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, बड़ी नीट एंड क्लीन किस्म की एक एक्सरसाइज होती है उसका, और उसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी इंप्लीकेशन नहीं है। और साकिब निसार साहब का जो फरवरी 2018 का डिसीजन था, मैंने दोबारा निकाल के देखा, वो डिसीजन तो ये था जहां मेरे ख्याल एक से ज़्यादा सियासी जमात ने जाकर ये कहा था कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया है 28 जुलाई 2017 में, और उन्होंने खुद अपने हाथ से सेनेट के जो सीट उन्होंने बांटे हैं, लोगों को टिकट बांटे हैं, उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये नहीं कर सकते थे, और उन्होंने जो फैसले किए हैं, चूंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं, तो वो पार्टी के हेड के तौर पर फैसले नहीं कर सकते थे। ये अच्छा फैसला था, ये बुरा फैसला था, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों फैसलों की जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है सेनेट के इलेक्शन में और आम इंतखाबात में बहुत मुख्तलिफ है। और मुझे शक है कि हामिद मीर साहब की गिवन हिज प्रोमिनेंट पोजीशन, उनको कहीं से रिक्वेस्ट आई होगी कि भाई इस किस्म का एक ट्वीट वगैरह जो आप कर दें, वरना हामिद नोइंग फुली वेल, हामिद ज़ाहिर है कोई बेवकूफ़ और नादान नहीं है, वो अच्छी तरह से समझते हैं, वो ऐसा ट्वीट ना करते, क्योंकि ये ट्वीट जो है ये बड़ा मिसलीडिंग था, और हामिद मीर से एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी वो जो मैंने मुनाफिक आज़म की बात की है, उस किस्म के मुनाफिक आज़म इस किस्म की चीज़ें करें, वो ज़रूर करें, लेकिन हामिद हामिद साहब से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा, एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, जो काजी कोर्ट है जिसको ये मुनाफिक आज़म और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वहाँ तहरीक इंसाफ ने बड़ी गलतियां कर दी, मैंने एक पिछले वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि काजी कोर्ट जो लगी हुई थी ये एक बिल्कुल असल में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, लेकिन काजी कोर्ट जिस तरह से एक्ट कर रही थी और जिस तरह से उसने एक्ट किया है, ये एक स्पेनिश इंक्विजिशन की कोर्ट थी, जहां पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके सामने जो आया है वो मुजरिम है, और आपने महज एक कार्रवाई करके उसके जुर्म को एक्सप्लेन करना था। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो जहन में सैलम विच ट्रायल ले लें, जहां पहले ही एक अदालत बैठती है लोगों की पंचायत 17वीं 18वीं सदी में, और उसमें ये क्लियर है कि जिन औरतों को उसके सामने लाया गया है ये जादूगरनियां हैं, ये जादू करती हैं। उसके बाद उनको टॉर्चर टेस्ट किए जाते हैं, पानी में फेंक दिया जाता है, और उनको कहा जाता है कि अगर आप तैर जाएं तो आप मासूम है, अगर तैर ना सके तो आप डूब जाएं। लेकिन सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकता है दोनों एग्जांपल आपको क्लियर ना हो, बहुत से लोगों ने स्पेनिश इंक्विजिशन का कभी नाम ही नहीं सुना होगा, आपको पता ही नहीं होगा उसके हवाले से। और बात है कि नसीम हिजाजी ने, जो उर्दू नॉवल निगार हैं, उन्होंने अंदलूसिया के हवाले से जो अपने नॉवल लिखे, उसमें स्पेनिश इंक्विजिशन को उन्होंने बड़ा डिस्कस किया, एंड दिस इज हाउ आई न्यू इट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। लेकिन मारें गोली स्पेनिश इंक्विजिशन को, मारें गोली विच ट्रायल को। पाकिस्तान में जब एक मॉब और एक क्राउड किसी भी बेचारे मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो या कुछ भी हो, उसे पकड़ के ले आता है एक पुलिस के सामने, उससे कहता है इसने ब्लास्फेमी की है, इसने इस्लाम की तौहीन की है, इसने फलां किस्म के जुमले बोले हैं, और उसको मारने पीटने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस की ट्रायल कोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट की या सेशन जज की, उसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई अदालत, ना कभी पुलिस उस केस को खत्म कर सकी है गुज़िश्ता 20-25 बरस में, ना कोई अदालत उसे खत्म कर सकी है। पहले ही हुआ करता था कि हाई कोर्ट्स में जाके रिजेक्ट होते थे, फिर ये ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया, मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट्स में से भी वो कंफर्म होने लगे, और सुप्रीम कोर्ट पे जाके जो है ऐसे जो यानी आसिफ सईद खोसा साहब ने एक केस जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे खत्म किया। तो जब एक दफा चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, एक चीज कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसमें से कुछ नहीं होता। तो ये जो अदालत थी, सो कॉल्ड अदालत थी काजी फायज ईसा साहब की, ये स्पेनिश इंक्विजिशन की अदालत थी, ये एक विच ट्रायल था, और ये बुनियादी तौर पर एक ब्लास्फेमी किस्म का ट्रायल था, जिसमें हामते कामते तहरीक इंसाफ के वकला खड़े एक तरह से वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस की माफी मांग रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन जो है वो एक कयोटिक कंडीशन में उन्होंने करवाए हैं। ये पार्टी है जिसका इकट्ठा होना, असेंबली करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल है, जिसके घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जिसके दफ्तर सीज हुए हुए हैं, जिसके सैकड़ों हजारों लोगों की पिटाई हो चुकी है, और उसके मतलब ये एक बहुत ही मुश्किल नामुसाइद हालात में इन्होंने अपने इलेक्शन करवाए, और वो इलेक्शन शायद किसी बाकी पार्टीज के भी इलेक्शन जैसे होते हैं इनके और ही ज्यादा खराब हुए। लेकिन ये इशू ही नहीं है जिस पे मैं ये सारा बिल्डअप कर रहा हूँ, ये इशू ही नहीं है। हैविंग सेड दिस, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है,
उसके सामने जो इश्यू आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के होते हैं। उसने माइक्रो मैनेजमेंट या माइक्रो एनालिसिस या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस की चीज़ों को देखना नहीं था। मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने वो देखा है कि वो किसी ने उस तरह से बताई नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली। मैं अब ये 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज हो सकता है कि आप में से बाज लोग वकील हों, बाज लोग बहुत अवेयर हों और आपको इन पॉइंट्स का पता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कहा और मैंने इस व्लॉग में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नाम से कंफ्यूजन हो जाती है, लोगों को लगता है कि ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है। ये एक ऐसी अदालत, ये एक ऐसा फोरम नहीं है जहां आप पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का तरीका कार नहीं है। पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स डिटरमिन करने के लिए सेशन कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती हैं। इवन हाई कोर्ट्स के अंदर पॉइंट्स ऑफ फैक्ट जो हैं वो अक्सर इस्टेब्लिश नहीं किए जाते। और यही वो बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स को परखने की, जिसकी बेसिस के ऊपर पिछले ही दिन में पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी डिटेल जजमेंट दी है 26 पेजेस की। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी साहब की अदालत के अंदर ये बहस पहले ही शुरू हो गई। अभी अभी पेशावर हाई कोर्ट की डिटेल जजमेंट नहीं आई थी, और ये ऑलमोस्ट काजी साहब अपनी बहस को निपेट चुके थे जब पेशावर हाई कोर्ट की 26 पेज की जजमेंट आई। तो काजी साहब ने जो सारी बहस की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपको और मुझे और मीडिया को और दुनिया को दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, एक एविडेंस इकट्ठी करने के लिए कि तहरीक इंसाफ वाले कितनी बदहवासी के शिकार, कितने कंफ्यूज, उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, उन्होंने ये ठीक नहीं किया, उनके पास ये कागज नहीं था, उन्होंने ये पैसे जमा नहीं करवाए, नियाजुल्ला नियाजी ने बदतमीजी कर दी है, पेशावर में क्यों कराया, इस्लामाबाद में क्यों कराया। ये सारा की सारी जो बकवास और हंसियान की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को, लोगों को, सिटीजनरी को कंफ्यूज करने के लिए की गई है। जो एक्चुअल डिसीजन आप देखेंगे लिखा जाएगा, वो बेसिकली इनको पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन मिला है, कि उसमें कुछ चीजें ढूंढेंगे और बाद में उसके हिसाब से कोई डिसीजन या डिटेल जजमेंट वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे। और जो जजमेंट ये की है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, काजी फायज ईसा साहब ने की है, इसको कुछ सालों के बाद अगर पीएमएलएन और पीपीपी की हुकूमत जम के बैठ गई, तो अगले इंतखाबात से पहले पहले उनकी कोशिश ये होगी कि इसको कोई और सुप्रीम कोर्ट में बेंच खड़ा करके कोई फैसला करवा के इस फैसले की सेहत के ऊपर शक डाल दिया जाए और इस फैसले को इनवैलिड कर दिया जाए। जिस तरह खुद अब रिवाइज करके काजी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ वाला की जो डिस्क्वालिफिकेशन है लाइफ की, उसको 5 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा। कि मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ये अपनी डायरीज अगर आप लोग लिखते हैं तो उसको लिख के आप उसमें लिख के रख लें, और उसमें लिखें कि मोहित पिज़ादा ने ये क्लेम किया था। उसकी वजह से है कि जो फैसला किया गया ये सिर्फ एक वक्ती तौर पर एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ की, उसको पूरा करने के लिए फैसला किया गया है। अदरवाइज जो फैसला काजी की अदालत ने कल किया है, ये कानून की नज़र में और आईन पाकिस्तान की नज़र में बिल्कुल इनवैलिड है। इसको करने की कोई गुंजाइश उनकी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैं फिर एम्फेसिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है। वो जो एक मुनाफे के आजम एंकर जो है वो अपने उसमें बता रहा है कि ए भी हो गया, ए भी हो गया, वो बिल्कुल भी वैलिड पॉइंट्स नहीं है। दीज आर, मैं अब आपको बताता हूँ कि वैलिड पॉइंट्स। पहला वैलिड पॉइंट यह है कि जो सेक्शन है 208/5 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, उसके हिसाब से किसी भी सियासी जमात ने महज एक सर्टिफिकेट देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको डिफाइन ज़्यादा नहीं किया गया। और पाकिस्तान की लेजिस्लेचर्स ने, नेशनल असेंबली ने, ये पार्लियामेंट में उसमें कोई मजीद इजाफा नहीं किया। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की लेजिस्लेचर ने कोई ज़्यादा एम्पावर नहीं किया कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी कर सके। दूसरी चीज़ है कि जब आप सेक्शंस देखते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के, व्हेन यू रीड सेक्शन 215 अलॉन्ग विद 209, इन 215 और 209 को मिला के देखते हैं, तो आपको सिर्फ उसमें एक चीज़ समझ आती है कि एक सियासी जमात ने एक सर्टिफिकेट देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमने एज पर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द लॉ, हमने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। उसकी इंटरनल डायनेमिक्स क्या थे, वो कितना फेयर था, वो कितना अनफेयर था, कॉमन सेंस में ये जरूर आता है कि कोई अदालत पूछेगी कि आपने पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे, आपने ये इलेक्शन फेयर कराया नहीं कराया, किस ग्राउंड में करवाया, इस्लामाबाद में करवाना था, लाहौर में करवाना था, किसी के घर में करवाया, किसी के सेक्रेटेरिएट में कराया, बाथरूम में करवाया, टॉयलेट में करवाया, छत पे करवाया, ग्राउंड में करवाया, किस वक्त करवाया, रात को करवाया, दिन में करवाया। फ्रॉम अ कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यस, अवाम नास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये अदालत और आइन का काम नहीं था, और मैं आपको मजीद बताता हूँ कि क्यों नहीं था। जब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन के अंदर रद्दोबदल किया और वो सियासी जमातों को कंट्रोल करना चाहते थे, तो उन्होंने आर्टिकल डाला एक इसके अंदर, आर्टिकल आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17/4।
आर्टिकल 17/4 ये कहता था कि हर सियासी जमात में ये मैंडेटेड है और वाजिब है कि वो अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल था जो जनरल मुशर्रफ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से उनको परखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन जब दोनों पीपीपी पीएमएलएन ने मिलकर 2010 में 18th अमेंडमेंट को फाइनलाइज किया, तो आर्टिकल 17/4 को उन्होंने आईने पाकिस्तान से निकाल दिया। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसको रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार का केस कहा जाता है। उसका है डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार केस। ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब आया तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने इशू खड़ा हुआ इंटर पार्टी इलेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसमें जो जजमेंट दी, और उनका बहुत मशहूर डिसीजन है जिसे इस वक्त डॉन ने अपने एडिटोरियल में और बहुत से वकला ने उसको कोट भी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आर नॉट अ सिने क्वा नॉन, सिने क्वा नॉन, दे आर नॉट सिने क्वा नॉन, जो लातीनी टर्म है, इसका मतलब है कि ये कोई फंडामेंटल एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है डेमोक्रेसी की। लेकिन काजी साहब क्या कर रहे थे? काजी साहब ने आपके सामने देखा कि उन्होंने एक नया टेस्ट एस्टैब्लिश कर दिया कि अगर मुल्क में जमहूरियत होनी है तो फिर पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी है। लेकिन पार्टी के अंदर की जमहूरियत जो है वो आईने पाकिस्तान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकती थी। जो काजी साहब कल सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे 12-13 तारीख को, वो एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक ड्रामा कर रहे थे। एज ए रिजल्ट ऑफ इट हर इंटेलिजेंट आदमी के सामने काजी साहब ने अपनी हकीकत को आश्कार कर दिया। अब आपका अगर IQ 10, 15, 20 है, आप किसी गांव के अंदर रहते हैं, कहीं बेचारे आपने देखा ही नहीं कोई पहली दफा, वहां आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज काजी साहब की सारी हकीकत जो है बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। अभी मैं इसका थोड़ा सा और आपको बता दूं कि अच्छा, अब ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट थी, बल्ला छीनना एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट थी। आपको याद है मैंने कई वीलॉग्स के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया कि मैंने आपको ये भी बताया कि बात सोर्सेज जो हैं, कल मैंने ट्विटर स्पेस में भी बताया था कि बात सोर्सेज जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि एक असेसमेंट जो की गई है, वो असेसमेंट ये है कि अगर इलेक्शन फ्री फेयर हो जाए, जेन्युइन हो जाए, और फिर तहरीक इंसाफ के पास अपना बल्ला हो, तो पंजाब में वो तकरीबन 160 के करीब डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स जो है वो खींच सकते हैं पाकिस्तान से। वो कैसे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि पंजाब की 141 में से तकरीबन 100 या 100 के ऊपर नीचे सीटें वो पकड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 38, 39 या 40 सीटें पकड़ सकते हैं आउट ऑफ 45, 45 में से। सिंध में जहां कराची को हम अलग देखते हैं, तीरस्थन को अलग देते हैं, वहां से 10-11 सीटें पकड़ सकते हैं, और बलूचिस्तान से भी 8-10 पकड़ सकते हैं। सम टोटल ये बनता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड 160 सीटें पकड़ सकते हैं। प्लान क्या है जो कैलकुलेटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर रख के बनाया है एस्टैब्लिशमेंट ने? वो प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को सबसे कम सीटें देनी है, PMLN को, नवाज शरीफ को तकरीबन 100 के नीचे कंटेन करना है, 90 सीटें देनी है। वो कहते हैं 130 दें, बनती उनकी 20 नहीं है, लेकिन उनको तकरीबन 90-100 सीटें देनी है। PPP को कोई 60-65-60 के करीब सीटें देनी। कैसे देंगे वो एक बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज PPP को असल में तो सारी सीटें वो सिर्फ सिंध से मिल सकती हैं, मैक्सिमम 35 दे देंगे 40 में से। उसके बाद कुछ बलोचिस्तान से देनी है, कुछ साउथ पंजाब से देनी है, और फिर इसे कहते हैं PTI को कंटेन करना है 60 के करीब, 60-70 के करीब। अब एक पार्टी जो 160 की पोजीशन में हो, उसे 60 में कंटेन करना है, तो बल्ला छीने बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब इसको सारे बैकग्राउंड को माइंड में रखें और इस मुनाफे के आजम को देखें, और इस किस्म के जितने और मुनाफे के आजम लगे हुए हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि उधर अगर न्याजुल्ला न्याजी बदतमीजी ना करता तो फलां कोई कुछ और कर देता, तो डिफरेंट रिजल्ट नहीं निकलना था। कैसे उसका कोई डिफरेंट रिजल्ट जो है वो निकल सकता था? ये मैंने क्यों इस पर इतनी लंबी बकवास की है, उसकी वजह है कि जो लॉजिकल फैलेसीज हैं, ये लॉजिकल फैलेसीज ही पाकिस्तानी कौम के गोटे गिटों में बैठ गई हैं, जब वो चीज़ों को ठीक तरह से समझ नहीं सकते। और जो आगे होने लगा है उसका भी पिछली, यानी अगर आपकी लॉजिकल फैलेस पहले ही आप लॉजिकल फैलेसीज में फंसे हुए हैं, तो आगे भी आप चीज़ों को ठीक तरह से नहीं समझ सकेंगे। फॉर इंस्टेंस ये कि ये खाली अभी उन्होंने बल्ला ही तो नहीं छीना, अभी अगले 20 दिन जो है 8 फरवरी तक, और 8 फरवरी के दिन की भी उन्होंने ज़ाहिर है बहुत सी तैयारी की हुई है। जहां लोगों ने सोचा है कि हम ट्रकों, बसों, छकड़ों में या रक्षों में बैठ के, ये मैं एक देख रहा था, एक बहुत मासूम हमारे भोले एंकर हैं बरतानिया से, जो कह रहे थे कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी सारी डिटेल जो है वो डाल दूंगा, और वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से हल्के में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा आसान काम। वो वेबसाइट साइज डाउन कर देंगे वो वेबसाइट डाउन कर देंगे, मतलब उनको कि वेबसाइट डाउन करनी नहीं आती है कि वो यूट्यूब के अंदर उसके आके एल्गोरिदम्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वो फिर वेबसाइट्स भी डाउन कर देंगे। कौन सी उनकी बड़ी बात है? अच्छा, इसी तरह में पॉइंट नंबर 2 देख लें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने देखा है कि सेनेट के सामने पिछले 24 घंटे में एक तीसरी करारदाद आ गई। इससे पहले एक बलोचिस्तान से आई थी, करारदाद नंबर 1 आई थी, फिर एक सेकंड करारदाद आई खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि जी इलेक्शन में कहीं मौसम की बात हो रही है, कहीं सिक्योरिटी कंडीशन की बात हो रही है कि इलेक्शन नहीं करवाएं, 3 महीने आगे करते हैं, इस 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए। अब इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से एक साहब जो है उन्होंने एक तीसरी करारदाद डाल दी। अब अपने आप से सवाल पूछें फ्रॉम लॉजिकल फैलेसी कि ये इन लोगों को अचानक ही कहीं से आमद होती है, वही होती है इनको, ये क्यों आ जाते हैं सेनेट के अंदर ये रेजोल्यूशन लेके? जाहिर है इनसे ये रेजोल्यूशन कोई करवा रहा है।
कोई रिजर्वेशन इनसे दिलवा रहा है, इसमें एक साजिश हो रही है। ये साजिश क्यों हो रही है? ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल स्टूपिड लगता है। यहाँ पर जो मुझे समझ आई है कि, और मैंने पूछा भी है, यहाँ पे ब्रेन वेव ये है जो अभी पक्की नहीं हुई, ये एक साइड इशू, साइड ऑप्शन क्रिएट की जा रही है कि अगर हमसे चीज़ें कंट्रोल ना हो सकें तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान में, दोनों ही जगहों पर, ये कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा ना कि वो महारंग बलोच को भी बलूचिस्तान से ला के यहाँ बिठाया हुआ है और एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है उन्होंने। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, ऑर्गुमेंट बना लिया जाए कि बाकी पंजाब और सिंध में इलेक्शन करवा लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाते। अब बात बहुत बेतुकी है, इसका कोई सर पैर नहीं है, ये बहुत ही स्टूपिड है। अभी जो सुन रहे होगा मुझे वो कहेगा यार ये किस तरह की बकवास आपने कर दी है, कैसे हो सकता है, ओ आईनी पाकिस्तान में ये लिखा, फलां कानून ये कहता है, कभी हो नहीं सकता। लेकिन आईनी पाकिस्तान की लिखी हुई कौन सी चीज़ जो है वो इस मुल्क में मानी जा रही है? तो ये सब डिपेंड करता है। जिस तरह से पिछले वीलॉग में जब पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था 10 जनवरी को, तो मैंने उसके बाद कहा था कि चूंकि यहाँ पे कोई डील नहीं है, लोग गलत समझे उसको, मैंने ये कहा था कि डील नहीं है, इसलिए अब दो ऑप्शंस हैं, या इलेक्शन नहीं होंगे या इसको सुप्रीम कोर्ट से, इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के खत्म करवाया जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट से खत्म करवा दिया गया है, इसका मतलब है कि जो सो कॉल्ड इलेक्शन है इसने 8 फरवरी को होना है। इसी तरह से इनको साइड पे इन्होंने ऑप्शंस रखी हुई हैं कि अगर हमसे खैबर पख्तूनख्वा, इनको बहुत डर लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, इनको लग रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हमसे मैनेज नहीं होता तो हम कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसम और दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के सर्कमस्टांसिस में की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अभी हम नहीं करवा सकते, वो 2-3 महीने के बाद करवाएंगे। जब बाकी सारे मुल्क की सियासत के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को भी इनका लगता है कि कंट्रोल करना निस्बतन जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा, और उसके लिए पेशबंदी के तौर पर ये रेजोल्यूशन जो है करार देते हैं, ये सेनेट में आ रही है। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट की तरफ और आखिरी पॉइंट की तरफ। ये बड़ा ज़रूरी है पीटीआई के लिए, ताहरीक पाकिस्तान के लोगों के लिए, मीडिया के लिए, पाकिस्तानी डायस्पोरस के लिए, आप जहां कहीं भी हैं, ये समझना कि 8 फरवरी 2024 जो है वो महज एक मरहला है, वो महज एक बैटल है, वो एक मार्का है, ये कोई जंग का इख्तिताम नहीं है। बहुत से लोगों ने अपने दिल में ये उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि हम बड़ी तैयारी करेंगे, हम निकलेंगे, और 8 फरवरी वो निकलना है, बहुत ज़रूरी है, उनको निकलना है, उनको अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन 8 फरवरी को ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली, और ना ही 8 फरवरी के कोई नताइज ऐसे निकलने वाले हैं। जो जद्दोजहद हो रही है इसको मैं कहता हूँ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर पाकिस्तान, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, एक पहाड़ी के आगे पीछे लड़े जाने वाली, इसको इस तरह से इमेजिन करें। लेकिन ये जंग का ना तो आगाज है ना ये जंग का इख्तिताम। इस जंग ने अभी बड़े महीने और चलना है, और ये बुनियादी तौर पर एक शौरी जंग है, ये जहन की जंग है। जैसे कुछ अखबारात, कुछ वकला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन जाग रहा है, उनको समझ आ रही है कि पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है इसका इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उनकी ज़िंदगी से है, उनके मुस्तकबिल से है, और पाकिस्तान को ज़बरदस्ती किसी एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हो रही है। अभी तक वो ये डायरेक्शन वाली बात उनको नहीं समझ आ रही। उनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान के आइन का कुंडा हो गया है, पाकिस्तान का लॉ सारा तोड़ दिया गया है, इसका ढांचा ख़राब हो गया है, इसकी इक़दार ख़राब हो गई। अभी तक कोई चीज़ ग्रैस्प नहीं कर रहे कि ये सब कुछ मजबूरन इनको इसलिए करना पड़ रहा है, जिन लोगों का कब्जा हो गया एस्टैब्लिशमेंट में। मैंने कई दफ़ा ये भी पहले कि कहा है कि फौज बेचारी गुंडों में फंस गई है, रजिया गुंडों में फंस गई है। मतलब अभी तक लोग इसको सिर्फ सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की शक्ल में देख रहे हैं। दिस इज बिगर देन दैट, दिस इज डिफरेंट देन दैट। और ये इसमें 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंट बैटल है, ये इस जंग का इख्तिताम नहीं है। ठीक, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मुझे बहुत पहले, 20-25 बरस पहले, 1990 में, आप सोचें, एक बरतानिया में, मैनचेस्टर में एक जूइश ब्रिटिश प्रोफेसर अपने घर ले गया डिनर पे, और बातें हम करते थे इसी किस्म की, इसराइल पैलेस्टाइन सारा कुछ। जब उसने मुझे वापस ट्रेन स्टेशन पे छोड़ा, अच्छा इसका बैकग्राउंड यह है कि लोग 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 थक भी गए हैं। बाज़ लोग मेरे यूट्यूब पे लिखते हैं और कहते हैं यार जाहिर है कि क्यों करें इतनी बड़ी स्ट्रगल। तो उनके जहन में कोई कहता है हम थक गए हैं, तंग आ गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। सो ये जो थक जाना और टायर्ड है ये आपकी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये जंग जो थी ये इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए ये नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और सलामती और उसका मुस्तकबिल जो है वो आपके लिए बड़ा अहम है, आपके तशख़्ख़ुस के लिए, आपकी शनाख्त के लिए, आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए। आपके पास अगर $100 मिलियन भी हैं कहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका या कनाडा में, फिर भी अगर पीछे पाकिस्तान की स्टेट फारग हो जाती है
तो आपका मुस्तकबिल बड़ा गैर महफूज होगा। अब मैं वो जीविश प्रोफेसर वाली बात आपको बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। सो जब मुझे छोड़ने के लिए वापस आया गाड़ी में, तो हमने एक छोटी सी वॉक की। उसने उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें कोई चीज़ कहना चाहता हूँ। और फिर उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे ये कहा कि आई अंडरस्टैंड कि इसराइल की जो स्टेट है वो बड़ी इम्परफेक्ट है, उसने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं, उसने उसको बहुत उसकी अगली नेचर है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 2000 साल से स्टेटलेस थे, और इसराइल की स्टेट हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। हम रहें बरतानिया में, रहें अमेरिका में, रहें फ्रांस के अंदर, लेकिन 2000 साल हम स्टेटलेस रहे हैं। और हमें पता है कि स्टेटलेसनेस जो है वो किस किस्म की इनसिक्योरिटी हमारे लिए पैदा करती है। सो इसराइल को डिफेंड करना हमारी मजबूरी है। और अभी आपने देखा है एक बार फिर किस तरह से एक ज़ायनिस्ट लॉबी, जूइश लॉबी दुनिया भर में इकट्ठी हो गई है। जो मुखालफत भी कर रहे हैं वो बेसिकली उसकी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी पे मुखालफत कर रहे हैं कि नेतन्याहू की जो स्ट्रेटजी है वो इसराइल को इनसिक्योर बना रही है। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर इसको कोई समझ सके कि पाकिस्तान की ये जंग है, दिस इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर पाकिस्तान। अब इस पे कैच ये है कि जब भी आप रियासत की बात करते हैं तो फौजी जर्नैल जो हैं फौरी तौर पे ये कहने लग जाते हैं, उनके अपोलॉजिस्ट, कि हम रियासत हैं, हमें सपोर्ट करें। ये एक लंबी बहस है, फौजी जर्नैल रियासत नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोग ही पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा हैं, बट ये एक लंबी डिबेट है, इस पर भी कभी बात करेंगे। थैंक यू।